अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी जमातों के लोग आपस में लीडर्स बातें करते हैं और इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है उसके ऊपर गौर व खौज करते हैं। लाहौर में एक ऐसी आज एक मुलाकात नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुई। कोई वैसे तो इसको गैर मामूली मानी नहीं, इस मीटिंग को देने चाहिए, लेकिन पीडीएम ने जो 16 माह की हुकूमत की उसका एक नुकसान जो इस वक्त पीएमएलएन, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, वो अपनी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके हैं। जो 16 माह में पाकिस्तान में महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, उसका बहुत बड़ा बोझ उन जमातों के ऊपर है जो पीडीएम का हिस्सा बनकर हुकूमत कर रही थी। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर थे तो सबसे ज़्यादा बोझ पीएमएलएन के ऊपर है। इमरान खान ने शायद सबसे बड़ी अपने पॉलिटिकल कैरियर की जो मिस्टेक की वो 9 मई किया। 9 मई ना करते तो वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानियाँ लेकर जो उनको अरूज हासिल हुआ था 27 मार्च 2022 के बाद से, उससे पहले वो अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके, इकॉनमी को नहीं संभाल सके। लेकिन पीडीएम ने उसको 4 गुना रफ्तार के साथ उसी इकॉनमी को ऐसा डुबोया है कि अब इंतखाबात से पहले ये सारी जमातें परेशान हैं कि कौन सी हिकमत अमली या कौन सा बयानिया लेकर अवाम के पास हैं। इमरान खान इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जैसे पिछले इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार थे, इस दफ़ा इमरान खान गिरफ़्तार है। पिछले इंतखाबात में नवाज़ शरीफ की नाअहली हो चुकी थी, इमरान खान की तोशाखाना केस में हो चुकी है, साइफ़र का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मालूम नहीं उसका अंजाम भी क्या होगा। आज उसकी पेशी भी थी और आज पहली दफ़ा जब से साइफ़र का मुकदमा चलना शुरू हुआ है तो आज मीडिया को एक्सेस दी गई। 7 जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर इमरान खान का जो बयान है उससे एक इंडिकेशन मिलती है कि वो इस मामले में जनरल बाजवा को अभी वो ना बख्शने वाले हैं ना भुलाने वाले हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से कहा कि वो साइफ़र के मुकदमे में जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाएंगे और अमेरिकी सफारत खाने के नुमाइंदे को भी बुलाएंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उनका ताज़ा तरीन इल्ज़ाम किसके ऊपर होगा। इल्ज़ाम सबसे पहले ये था कि अमेरिकी साजिश हुई है, अमेरिकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। डोनाल्ड लू के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, साजिश अमेरिका से नहीं हुई, साजिश यहाँ से अमेरिका बरामद की गई और ये साजिश जनरल बाजवा ने की है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ और लोगों के नाम भी लेते रहे। लेकिन अगर वो जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाते हैं या अमेरिकी सफारत खाने को फ़रीक के तौर पर उस केस के अंदर शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनका वो जो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में जलसे में उन्होंने ख़त लहराया था, वो इलेक्शन से पहले उसी बयानिए के साथ इंतखाबात में जाना चाहेंगे। क्या इंतखाबात में पीटीआई को फ्री हैंड मिलेगा? बहुत कम इम्कान है। जिस तरीके से उनके लोग पकड़े गए, मुझे नहीं लगता कि उनको फ्री हैंड मिलने वाला है। उनकी पार्टी आज़ादी से इलेक्शन लड़ सकेगी? नहीं लड़ सकेगी, बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही सूरत हाल होगी और उससे ज़्यादा 10 गुना सख्ती होगी जितनी पीएमएलएन में पिछले 2018 के इंतखाबात में पीएमएलएन ने जिसका सामना किया था। एंड रिज़ल्ट क्या होगा? अब नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के ऊपर अगर दोबारा आ जाए, नवाज़ शरीफ को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा घोड़ा करार दिया जाता है। अगर नवाज़ शरीफ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंतखाबात में बरतरी हासिल कर लेते हैं या एक कोलिशन की शक्ल में हुकूमत बना भी लेते हैं, तो एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पॉपुलर तो नहीं होगी लेकिन नंबर्स उनके पूरे हो जाएंगे। तो क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नवाज़ शरीफ जब तक पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी तब तक पंजाब के अंदर वो पॉपुलर थे। जितने बाई इलेक्शंस होते थे 27 मार्च 2022 से पहले अगर पंजाब में 13 या 14 इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, तो उसमें से एक सियालकोट की एमपीए की सीट थी जो पीटीआई जीत पाई। बाकी सब नशिस्तों के ऊपर पीएमएलएन ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद की सूरत हाल देखनी हो तो 25 सीटें हैं। जब पंजाब में अभी पीटीआई की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कायम थी, उसका नतीजा ये था कि उसकी अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत जो थी वो पीटीआई जीत गई थी। अब क्या होगा? इंतखाबात होंगे वक्त पर तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? 17 लोग, अननोन लोग, वो एक पटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी चले गए कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान के मसाइल में 100 गुना इजाफा तो कर सकता है, उसको हल नहीं कर सकता। अपने शुरा से इन दोनों मसलों का हल पूछेंगे। आज इस इशू के ऊपर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और आसिफ किरमानी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मौला बख्श चांडियो साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। आप फरमाइए कि क्या जो पीडीएम है वो उन मसाइल का, या वो रहनुमा जो पीडीएम का हिस्सा थे, उन मसाइल का हल दे सकेंगे जो आज पाकिस्तान को दरपेश है? मेरा ख्याल है मैं एकदम तो हाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो तवक़्क़ात थी वो पूरी नहीं हुई। मैं इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं लगाना चाहता, हम सब शरीक थे, हम खामखा किसी भी लगाएं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होगी। क्यों ज़्यादातर? इसलिए कि सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे, सारे अख्तियारात उनके पास थे।
वज़रा को जिनको खुद ने चाहा होगा उनको अख्तियारात मिले होंगे, बाकियों को नहीं मिले होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे वज़ीर, मेरे चेयरमैन जो उनकी काबीना में रहे, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे मामूली चीज़ के लिए जो हमारा हक था, सैलाब के मामले में पाकिस्तान हमारी मदद करे, ये हमारा मुतालबा था। मेरे सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बार बार मिन्नतें कहते, शोर बचाते रहे कि जनाब हमें हमारा हक दो, हमारे लोग डूबे हुए हैं, हमारी सुनी नहीं गई। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ का कसूर था ये? वज़ीर आज़म था, बात है वज़ीर आज़म की। 3 बार आए, वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, ये जो पॉपुलैरिटी नीचे गिरी है, इसका जिम्मेदार आप फिर PMLN को करा देंगे? यकीन जो इज्तिमाई इल्ज़ाम बोझ पड़ेगा उसमें हम भी शेयर करेंगे। हम भागे नहीं, हमने वो इल्ज़ाम देकर अपनी मुसीबतें देकर भागे, हमने इनको छोड़ा नहीं। हमने कहा ये हमारा दस्तूर नहीं, लेकिन ये तो हमारा हक है कि जो हमारे लोगों के मसाइल है वो तो हल करें। अब वज़ीर आज़म है, लेकिन नदीम साहब एक बात बताता हूँ, बखुदा मेरे दिल की बात है, मैं मियाँ साहब का ये कारनामा मानने को तैयार हूँ कि उन्होंने इधर उधर भगदड़ बचने वाले उसके हजूम को एक सियासी पार्टी बना दिया, नून लीग। ये तो ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग कभी सियासी पार्टी रही नहीं। ये किसने बनाया? नवाज शरीफ साहब ने। मैं तो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत का सवाल पूछा था। नहीं, मैं अपने दिल की जो बात कर रहा था, लेकिन एक बात मेरे दिल में बैठी हुई है, ये इलाकाई सोच की पार्टी है, इसमें दूसरे इलाके के लिए बेहतरी होगी ही नहीं। आपका ख्याल है पंजाब की सोच की पार्टी? यकीनी तौर पे आप देखिए, सिंध में से अब्दुल हकीम बलोच साहब बड़े शाइस्ता इंसान थे, हमारे इन्हीं के थे, वो इनके उन्होंने वजीर भी बनाया, भाग के उन्होंने जान बचाई। जनरल अब्दुल कादिर साहब कितने शाइस्ता इंसान थे, कितने बहादुर आदमी। एक बार तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा आप इतनी नाच नाच के हाथ बुलंद करके हिमायत कर रहे हैं मियाँ साहब की। उन्होंने बहुत तौबा करके भागे, और उन सब की राय है कि छोटे सूबे सिंध बलूचिस्तान के लोगों की नून लीग में कोई जगह नहीं बनती। वलीद इकबाल साहब, इंतखाबात से पहले ये PDM के अंदर भी एक खल्फशार है। पीपल्स पार्टी की आपने पूरी कहानी सुनी है, वो सारा इल्ज़ाम देते हैं PMLN के ऊपर, शहबाज शरीफ के, जो कुछ भी सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त उन सारों को एक चैलेंज का सामना है। जो उस 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा था, वो लोगों के गमो गुस्से का उसको सामने, दे आर हाईली अनपॉपुलर। आई डोंट नो कि नवाज शरीफ के इलेक्शन कैंपेन के अंदर लोग कितना कबूल करेंगे, क्योंकि PDM का हिस्सा तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन उसी जमात को लीड करना है जिसका वज़ीर आज़म था, छोटा भाई वज़ीर आज़म था। तो क्या बनेगा? मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं वो एक मुहावरा है, आपके शो पे नहीं बोला था, अब यहाँ बोल देता हूँ। जहाँ तक PPP की लीडरशिप अपने आप को डिसएंगेज करने की और डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है PDM की उस हुकूमत से, जो कि 16 माह कायम रही, 2022 के अप्रैल से लेके अगस्त 2023 तक, वो बिल्कुल एक फ्यूटाइल और नाकाम कोशिश है। क्योंकि PPP सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी PDM गवर्नमेंट की, उनकी सपोर्ट के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती थी PDM गवर्नमेंट। सो यहाँ तक वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम द PMLN या PDM गवर्नमेंट। तो मैंने कहा था ना, मुहावरा मैंने आपके शो पे तो नहीं बोला, मैं फिर बोलूँगा, वो है राम सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम। तो वो तो बिल्कुल एक ही वो बात है। तो इसलिए वो मलबा जो है ना, वो सारा PMLN पे नहीं डाल सकते, वो PDM का मुश्तरका मलबा है। और उसमें और बहुत सी चीज़ें भी शामिल हैं, सिवाय अलावा इस महंगाई और वो सारी जो बेरोज़गारी और जो मुसीबत का जो वबाल डाला गया उन्होंने अवाम के ऊपर, और जिसके लिए वो बैलेट के ज़रिए इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं। और वो ये है कि वो बराबर के शरीक थे, और ये मैं आपको सोच समझ के बात कर रहा हूँ एज ए लॉयर और एज पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी तारीख़ के एक तालिब इल्म के। और वो ये है कि वो जितनी आइन शिकनी भी उस दौरान हुई, आइन की जो मुकर्रर करदा हदूद के अंदर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने थे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी होती रही, जिस तरह असम्बली के ज़रिए करारदादें पास होती रहीं, जिस तरह असम्बली के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जी वो करारदाद पास हो गई है, पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के पंजाब के, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो अफरादी कुव्वत नहीं है, ये सारी चीज़ का ये हिस्सा थे। ये एक मईशत के अलावा पाकिस्तान की जमहूरी और आइनी तारीख़ की जितनी डिससर्विस इन्होंने मिलकर की है, और मैं समझता हूँ आज भी ये अपने लिए इन्होंने गड़ा खोदा है। ये क्योंकि जितना मैं 9 महीने से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये सूबा पंजाब और सूबा KP के जो इलेक्शंस जो हैं, इनके ऊपर जो है आइन की नाफरमानी मुसलसल हो रही है, आज तक हो रही है, कि ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये इसका हिस्सा बन रही है, और ये एक दिन इन्हीं के ऊपर आके बूमरैंग करेगा।
क्योंकि जब पॉलिटिकल क्लास जो है अपना आइन से तजावज़ करती है और एक मिसाल कायम करती है, जो कि केपी और पंजाब की असम्बलियों के जो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के ना होने से और सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने से है, वो मिसाल फिर इस्तेमाल आगे भी होगी और इनके नुकसान के ऊपर भी होगी, ये मैं समझता हूँ। जो आज इन्होंने इनहराफ किया कल इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। किरमानी साहब, आप कैसे इसका दिफा करेंगे, क्योंकि सारा बोझ इस वक्त PMLN के ऊपर आ रहा है और पंजाब आपकी किसी ज़माने में पावर बेस हुआ करती थी। पंजाब आप जीत के आते थे तो मरकज़ में हुकूमत बनाते थे, पंजाब आपको जितवाता था। इवन 2018 के इंतखाबात में आप बड़े तगड़े खड़े थे और नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी PTI से ज़्यादा थी। वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक अप्रोच थी कि उन्होंने PTI को हुकूमत दिलवानी थी तो दिलवा दी, इंडिपेंडेंट्स उन्होंने PTI में शामिल कर दिए, अदरवाइज़ आपकी सीट्स ज़्यादा थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, पंजाब के लोग गमो गुस्से में हैं, बेरोज़गारी में हैं, मुश्किल में हैं, कैसे सामना करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मलिक साहब। मेरे ये दोनों कोलीग्स बहुत मोहतरम हैं और ख़ुसूसन मौला बख्श चांडियो साहब के बारे में मैं बहुत ही एक मुस्बत राय रखता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि चांडियो साहब ने थोड़ा सा यहाँ हक़ाइक़ से थोड़ी परे हट गए। मैं समझता हूँ कि जो ये 16 माह की हुकूमत थी, उस 16 माह की हुकूमत में इनके जो चेयरमैन साहब मोहतरम बिलावल साहब हैं, वो रिकॉर्ड पर थे और बार बार कहते थे कि महंगाई के ज़िम्मेदार इमरान खान और उनकी हुकूमत है। ये रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई इनको एतराज़ था उस वक़्त और ये समझते थे मेरे मोहतरम भाई या इनकी जमात कि इनके मसाइल हल नहीं हो रहे या इनकी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, तो 16 महीने बहुत होते हैं मलिक साहब, ये हुकूमत छोड़ देते, चले जाते। मैं समझता हूँ कि जब 16 महीने एक साथ इकट्ठे काम किया हो तो मैं बाद में कोई इल्ज़ामात की सियासत करना या किसी किस्म की अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देना, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। मुझे यहाँ वो शेर याद आ गया, मौला बख्श चांडियो साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि वो कहा है शायर ने कि एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूँ हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। तो जब तक तो ज़रूरत थी तब तक तो वो हुकूमत में रहे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रही, अब जो भी वो कहें हमारी सर आँखों पर, मैं किसी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो सी हैं अपना अपना उनका मंशूर है। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून ही, किरमानी साहब, ये तो एक हिस्से की वजाहत तो हो गई, लेकिन वो आप क्या बयानियाँ लेकर नवाज शरीफ लोगों के पास जाएंगे? क्योंकि जो बोझ है 16 माह का, वो अगर आप बराबर भी तकसीम कर लें, नून और पीपल्स पार्टी ना डालें पूरा नून के ऊपर, फिर भी एक बोझ मौजूद है जिसको लोगों का सामना करते हुए आपको एक नया बयानिया लेकर जाना है। वो बयानिया क्या होगा? मुझे क्यों निकाला? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यार कह नहीं सकते, सिर्फ हमारा नहीं, अब कह नहीं सकते मुझे क्यों निकाला। वोट की इज्जत दो का भी नारा आपने छोड़ दिया। सिर्फ जी सिर्फ हमारा ही नहीं ये मसला, महंगाई का सामना तमाम जमातों को करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जमातें पिछले 5 साल से बरसरे इक़्तिदार रही हैं। और ये भी देखना होगा कि कौन सी जमात थी ऐसी कि जिसने महंगाई की बुनियाद रखी, जिसने IMF के साथ मुआहदे को ब्रीच किया और ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ तो उसके बाद हमें कड़ी शराइत पर पाकिस्तान जो एक डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, सुबह दोपहर शाम लोग ये कहते थे कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया, आप हमें और कोई क्रेडिट मत दीजिए, हम नहीं लेते। लेकिन एक क्रेडिट तो शहबाज शरीफ को दें, मिफ्ता इस्माइल को दें, इसाक डार को दें कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालने का वसीला बने। जहाँ तक आपके मुआशी बयानिए की बात आप फरमा रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब का जो माजी है वो इस चीज़ का गवाह है कि उनको कभी भी पूरे अदवार नहीं मिले, लेकिन जितने भी अधूरे अदवार रहे, मसलन मैं बहुत दूर नहीं जाऊँ, मैं दूर नहीं जाता, ज़रा मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा इंटरप्ट ना मुझे किया जाए। जब ये 2013 में हमारी हुकूमत आई है तो 2013 में तो हमें इफ्तिखार चौधरी ने ना चलने दिया, 2014 में धरने आ गए। अरे भाई, इफ्तिखार चौधरी साहब वो शख्स थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी थी नून लीग के लिए।
आपका बयानिया गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। नो 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 उन्होंने पीपल्स पार्टी तबाह की पूरी। इफ्तिखार चौधरी आपको फेवर किया। इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने आपके साथ वो काम किया जो इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था। मैं आ रहा हूं उधर, मैं उधर भी आ रहा हूं, लेकिन मेरे चंद हकाइक मेरे इल्म में हैं मलिक साहब। मैं वो अर्ज करना चाहता हूं कि वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को समन करने पे तुला बैठा था इफ्तिखार चौधरी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वो लंबी बहस हो जाएगी। उसके बाद धरने आ जाते हैं और 16 में पनामा आ जाता है। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का सिर्फ साल 1.5 साल मौका मिला, जिसमें उसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, कराची में अमन बहाल किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया, सी पैक लाया। तो मैं समझता हूं कि हमारा मुआशी बयानिया जो है वो तो हमारा एक ब्रांड है ऑलरेडी मौजूद। ये उन जमातों को फिक्र करनी चाहिए जिन जमातों की कोई कारकर्दगी नहीं रही है। और जहां तक आपने वोट को इज्जत दो की बात की है, तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, ये उस वोट को इज्जत दो के बयाने की फतह और कामयाबी है। अच्छा, चांडी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शायद लोगों को इस बात के पता होने के बावजूद कि मोटरवेज़ या मेट्रोज़ या पंजाब के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स है या सी पैक है, ये नवाज शरीफ ने लगाया है, ये इस चीज़ के ऊपर वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस वक्त जब पेट खाली होगा ना लोगों का, बच्चा स्कूल भेजने के लिए फ़ीस नहीं होगी या डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं होगा, वो बड़ा मसला है लोगों का, और उसका जवाब देने के लिए किसी के पास आप समेत जवाब नहीं है। इसी से मार पिटनी है आप लोगों को, आप माने या ना माने, ये क्राइसिस है। आप दुरुस्त कहते हैं। हमारे दौर पे जो 16 महीनों का दौर रहा है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वाला, हम पर वही बोझ है, उसी का ही हमें जवाब देना है, उसी में सारे। लेकिन महंगाई का आगाज़ वहाँ नहीं हुआ है। उरूज आप तब कह सकते हैं कि उरूज हो गया था महंगाई को तो खान साहब की हुकूमत अपने में। मैं आपके टीवी पर कई प्रोग्राम मौजूद हैं खान साहब के बुजुर्ग के बयानात कि हमें को आप बेच पाएंगे, ये लोगों को बता पाएंगे कि मैंने महंगाई नहीं की 16 माह में, ये इमरान खान की वजह से। पहले तो जो मैं उनको बेचूंगा बाद में, पहले तो मैं आपको जवाब दूं, पहले आपको तो जवाब दे पाऊं। मैं कन्विंस नहीं हूं नहीं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं कभी भी सोच के नहीं आया कि मेरे बयानात से, मेरे दलीलों से एंकर साहब पार्टी में शामिल हो जाएंगे या दूसरे साहिबान बैठे मेरे से मुतफिक, ये नहीं। मैं अपना मौक़िफ़ रखने आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में, खान साहब के ज़माने में बेपनाह उनके बुजुर्ग के बयान है, रिकॉर्ड है, जुमले जो मैं कहता हूँ वही मौजूद है। वो क्या कहा उन्होंने? कहा हमारी हुकूमत पर महंगाई ने बोझ डाल दिया, हमारी कमर महंगाई ने तोड़ी है, हमें नामकबूल कर दिया महंगाई तो उस ज़माने में आगाज़ हुई, हमारे ज़माने में भी हुई। लेकिन सिर्फ आप मेरे कुरबानी साहब नहीं खुद को आज़ाद नहीं करवा सकते। बिजली के बहरान की बात कर रहे हैं, ये किसने किया है? बीबी ने 3 बार थल कोयले की बात हुई, आपने 3 बार उनको मनसूख किया। अभी आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं कि थल कोयला हमारा कारनामा है। आपका काय का कारनामा है? आपने तो संगे बुनियाद रखने नहीं दिया, आपको तो जरदारी साहब ले गए संगे बुनियाद रखने। आपने केटी बंदर के स्कीम को कैंसिल किया। आप कैसे बिकेंगे? आपने रेंटल पावर को गालियां दी, फिर रेंटल पावर से बातचीत बाद में करके बिजली महंगी करके दी। आपने राजा परवेज अशरफ जितना इल्ज़ाम लगाए उससे तो कहीं आपने जराइम ज़्यादा किए। लेकिन ये इल्ज़ाम के देने की बात नहीं है, हम शरीक रहे। इन्होंने क्या जराइम किए? इन्होंने पूरा दौर ये अगर जो जराइम आप गिनवाते हैं वो पूरा दौर इनका क़यादत इन्होंने किया, हम इनके साथ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्या जराइम थे वो? मैं रोशनी डालें। महंगाई काफ़ी है, महंगाई काफ़ी है, लेकिन जिस इलाकायत को, इलाका परस्ती को हम ख़त्म करना चाहते थे, वो इलाका परस्ती इन्होंने दोबारा किया। छोटे सूबों के लोगों को फिर उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू किया। लेकिन मैं इन पर वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैंने अभी, आपने इतनी गुफ्तगू फरमाई है और करमानी साहब इन्होंने भी, हमारे दोस्त ने भी, अलामा साहब के पोते साहब ने भी, लेकिन हमने अलहदगी नहीं अख्तियार की 16 महीने में हुकूमत के साथ। अगर हम अलहदा होते तो आप तो आ भी नहीं सकते थे। ये तो हमारा साथ था आपका, जो आप हुकूमत कायम कर सकते। राम सिंह और खान साहब को अभी राम सिंह, आप भी खैर से खामोश, आपने जो कारनामा किए हैं वो दुनिया को याद है। आपने जो जबान इस्तेमाल की है सियासत में, इतनी गंदी जबान पाकिस्तान की सियासत में कभी इस्तेमाल नहीं हुई। आपने सियासत को जुर्म बना दिया, आपने सियासत को गाली बना दिया है। आप ऐसे ना करें
और बात जो मामला आता है महंगाई के, वही उन ज़रूर बात करें, बाकी जो आपके कारनामे हम जानते हैं खूब इनका। वलीद साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है। इमरान खान का आज का भी अगर आपने जो इंटरेक्शन उनका मीडिया के लोगों से हुआ है, मुझे लगता है कि 9 मई वाले इशू को शायद इमरान अभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी जमात के ऊपर उसका बहुत बड़ा बोझ है। उनको अपने आप को उससे डिस्टेंस करना चाहिए। अगर वो उसी मोड में रहते हैं कि 27 मार्च ने उनको पॉपुलैरिटी दिलाई तो उसी पे लड़ेंगे, मुझे लगता है इस कन्फ्रंटेशन से जीतेगा कोई नहीं। देखिए जी, 9 मई की जो पॉपुलर वोट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो तो उसका तो फैसला जब बैलेट जो है वो कास्ट होगा तभी होगा। मैं इस बात के ऊपर वाजे करना चाहता हूँ कि वायलेंस की किसी भी फॉर्म को मैं सपोर्ट नहीं करता, और मैं हर तरीके की वायलेंस को उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके ऊपर भी जो है अभी एक मुहावरा या फ़िक्रा होता है, ज्यूरी इज स्टिल आउट, कि ये जो 9 मई को वाक़यात वायलेंस के हुए, ये कोई एक स्पॉन्टेनियस चीज़ थी और उसमें मिसक्रिएंट्स थे, या ये पीटीआई की पॉलिसी की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। लेकिन उसमें मैं इस बात की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करता। मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं, ये मुमकिनात में मेरे नज़दीक, या कि राय का इजहार है, मेरे नज़दीक मुमकिनात में शामिल है कि वही लोग जो आज जो हैं अपने आप को हीरो बना रहे हैं दूसरी पार्टियों में जाके और वफादारियां तब्दील करके और मजम्मत करके सारे वाक़यात की 9 मई के, और कह रहे हैं कि जी हम जो हैं इसलिए अलग हो रहे हैं पीटीआई से, मेरे जहन में मैं गिन सकता हूं कि उसमें से अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो उस मौके पे खान साहब को मिसगाइड कर रहे थे कि जी आप इसके ऊपर बैक ट्रैक ना करें, आप डटे रहें। वो लोग मैं ये समझता हूं, लेकिन अब माफी तलाफी करके मजम्मत करके वो पीछे हो गए, वो मजम्मत करके पीछे हो गए हैं, धक्का मार के खुद पीछे हो गए हैं। ये मैं समझता हूं, बिल्कुल, ये मेरी अपनी राय है। मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक करीब है, लेकिन मैं इस टॉपिक को आप ही से कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक से वापसी पे इसी से दोबारा आगाज करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, आपसे हमने ब्रेक ली थी, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें सर्व होगा कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को और सियासी जमातों को यकीन हो कि ये शफाफ इलेक्शन है, ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर को भी। 19-20 हो नहीं, आपके पहले दिल में तसल्ली होनी चाहिए, आपके वोटर को तसल्ली होनी चाहिए। आप तसल्ली होंगी तो दुनिया खुद ही देख रही है, दुनिया को खुद ही तसल्ली होगी। अभी जो सूरत हाल है 9 मई के बाद, उसमें पार्टी शायद मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के साथ इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकेगी। शायद 9 मई के बयानिया, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपका बयानिया वोटर्स के लिए क्या होगा, आपका भी एक बयानिया चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को बताने के लिए कि ये हमारा बयानिया 9 मई का। पॉलिटिकल पार्टी को 9 मई से डिस्टेंस करना पड़ेगा, पीटीआई को 9 मई की मजम्मत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी भी इमरान दरमियान में है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं नज़र आई। मेरे ख्याल में हमारा जो तवज्जो का मरकज़ है वो 8 फरवरी है, 9 मई नहीं है। हम 8 फरवरी पे फोकस करेंगे, और हम ऑब्वियसली, मैंने तो आपको अर्ज़ किया, मेरा मुसलसल मौक़िफ़ यही रहा है कि इसका पार्टी पॉलिसी से या पार्टी की तरफ से कोई ऐसा जो है कभी भी ना, मेरी ज़ाती उसमें एक्सपीरियंस में पार्टी के सरबराह के साथ मैं बड़े अहम डिस्ट्रिक्ट का सदर रहा हूँ, कभी भी वायलेंस जो है पार्टी की पॉलिसी नहीं रही। कभी हमारी तारीख में कोई बोरी बंद लाशें नहीं रहीं, कभी कोई हमारी तारीख में भत्ताखोरी नहीं रही। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें रही हुई हैं, हमारी उसमें ऐसा कोई माजी नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने इमरान को धक्का मारा वो दूसरी जमात में चले गए, वो डिस्टेंस करने की उसको ये बयानिया के हवाले से, या तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इमरान के पास मौजूद है, आज भी वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बजाय ये क्लेम करें कि ये डोनाल्ड लू की साजिश थी और यहाँ अमरीकी उस वक्त आर्मी चीफ जो था अमरीकी साजिश की माँ पर उसने हुकूमत गिरा दी, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की लड़ाई हुई है। ये जैसे 2018 में नून लीग से लड़ाई। अब ये 9 महीने ये एक और मौजू है, ये एक और मौजू है, और ये मेरी अर्ज़ ये है कि इस मौजू पे कि ये कौन और किसकी साजिश थी और कैसे थी, इस पे मैं समझता हूँ कि चेयरमैन इमरान खान और उस वक्त और जो दीगर उनके काबीना के अरकान थे, सब बशमूल वज़ीर ख़ारजा के, वो कोई ऐसी मालूमात रखते हैं जो मैं नहीं रखता। लेकिन इसके ऊपर भी मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स में डिमार्च भी किया गया था। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, मुझे इसकी हकीकत का कतई कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं तो ना कैबिनेट में था ना कहीं और, बट ये है कि जो कुछ मंजर आम पे आया है और जिस तरह से इसके ऊपर जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी उस थोड़ा सा अरसा, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ये मामला भेजा गया, तो इसके ऊपर भी, और देखें, एक अगर आप पिछले 100-150 साल की तारीख में जाएं
तो क्योंकि CIA और अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी है कि 25 साल बाद अपने वो रिकॉर्ड जो हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, सिवाय बहुत सेंसिटिव चीज़ों के। तो 150-200 साल की हिस्ट्री रही हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरफेयर करने की दूसरे ममालिक में। ये मनरो डॉक्ट्रिन से शुरू होता है, नहीं सर, जो मैं और कहाँ लातीनी अमेरिका में और इंडोनेशिया में, और ये मैं सब जब कम्युनिज्म के खिलाफ 2017 में नवाज शरीफ को गिराया गया था, वो भी अमेरिकी साजिश थी। नहीं, ये तो वो आपको बताएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, ये मैं आपको इसलिए सवाल पूछा है कि ये हमारे यहाँ भी एक तारीख है, जैसे अमेरिका की दुनिया में रिजीम चेंज की पॉलिसी है, हमारे यहाँ एक इंटरनली भी रिजीम चेंज का इशू है। नहीं, इसका एक जवाब जो मेरे पास है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने कम से कम उस वक्त तो कोई ऐसी साजिश का 9 मई नहीं था ना किया, उन्होंने कोई इल्जाम अमेरिकी साजिश का नहीं लगाया था। पानामा में, बल्कि पानामा तो एक इंकशाफ हुआ था जो कि एक इंटरनेशनल लॉ फर्म ने किया, किरमानी साहब से, और इसमें बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट और बहुत से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए। किरमानी साहब, पाकिस्तान में पिछली 3 हुकूमतें जो हैं उसने असम्बली की मुद्दत अपनी पूरी की है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 4 साल बाद यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत से छुट्टी हुई, तो आखिरी साल राजा परवेज़ अशरफ ने किया। नून लीग की हुकूमत थी तो 17 में नवाज शरीफ की छुट्टी हुई, फिर खाकान साहब ने किया। अब PTI की हुकूमत थी तो इमरान की छुट्टी हुई तो शहबाज शरीफ ने किया। दैट शोज़ कि देर इज़ समथिंग प्रॉब्लमेटिक जो सिविलियन सेटअप और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में 3-4 साल से ज़्यादा चल नहीं पाता। अब उसके नतीजे में कभी 9 मई पहले नहीं था हुआ, 9 मई एक अनहोनी हुई है जहाँ फ़ौजी इदारों के ऊपर हमले हो गए। वो चीज़ अभी काबिल कबूल नहीं है, ना होगी, उसके ऊपर एक कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन है। इसका हल नहीं हुआ तो इंतखाबात आपके प्रॉब्लमेटिक होंगे, इसकी आउटकम भी प्रॉब्लमेटिक होगी और उसका नतीजा लोग मानते हुए भी शोर करेंगे। किरमानी साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं मलिक साहब कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो पॉपुलर लीडरशिप्स थी उनकी जितनी गवर्नमेंट्स आई उनको टर्म पूरी करने नहीं दी गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इट्स हाई टाइम नाउ मलिक साहब, स्पेशली ये जो 9 मई का सानहा हुआ है और जिस तरह पाक फ़ौज पर, रियासत पाकिस्तान पर और दीगर हिसास अस्करी इदारों पर हमले हुए, जिना हाउस तक को नहीं बख्शा गया, कोर कमांडर हाउस को। और फिर इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे हैं, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशरीफ़ फरमा थे कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा भी गिरफ़्तार किया जाएगा तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा। अब हमें ये समझ नहीं आ रही, कभी तो वो डोनाल्ड लू की बात करते हैं, कभी जनरल बाजवा की बात करते हैं। एक्चुअली ही इज़ हिमसेल्फ कन्फ्यूज्ड। मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि देखिए इट्स हाई टाइम नाउ कि ये इल्ज़ामात की सियासत को हम ज़रा परे रखते हैं, ठीक है। मेरे लिए एक आपसे यहाँ सवाल है जो वली साहब ने भी सवाल उठाया था, मेरे भी दिमाग में आता है। 2017 में जब आपकी हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त किसकी साजिश थी? मैं पहले ज़रा अगर बात मुकम्मल कर लूँ, मैं उसका भी आपको अर्ज़ कर देता हूँ। नहीं, आप अगर जवाब दे दें तो शायद वो सवाल या वो जवाब या वो बहस जिसको वलीद इकबाल साहब भी करना चाहते हैं उसका फ़र्क है, उससे फ़र्क है, उससे ज़रा फ़र्क है ना। तो मैं वो बात कर रहा था, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं उसको मुकम्मल एक जुमले में कर लूँ कि देखिए जो ये 9 मई का वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, इस वक्त हमें एक इज्तमाई एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है और इल्ज़ामात की सियासत को हमें परे रखना होगा। लोगों के जो रियल इश्यूज़ हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, जो भी ज़िम्मेदार है, मैं उस बहस में नहीं अब जाना चाहता, इन सब को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, माइनस वो लोग जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर 9 मई को हमला किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनके लिए इस मुल्क में कोई सियासत की स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन PTI को एज ए जमात इस इलेक्शन में वो लोग जो मुलविस नहीं रहे उनको हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सर के 2017, देखिए 2017 की तो कहानी सारी अब ख़त्म हो गई, सब चीज़ें क्लियर हो गई कि पनामा की यहाँ बात की मेरे भाई ने, पनामा में तो नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था उसके, इसीलिए तो फिर उसको उकामा पे निकाला गया। फिर जस्टिस अरशद मलिक का बयान हल्फी, मरहूम का अल्लाह ने मगफिरत फरमाए, फिर जस्टिस शौकत सदीकी क्यों निकाला नवाज शरीफ को, इसी का तो जवाब आपसे चाह रहा हूँ। ये तो आप तफसीलात में चले गए। मैंने तो पूछा कि नवाज शरीफ को, मेरा अपनी ज़ाती राय पूछते हैं तो मैं पहले आपसे दे देता हूँ कि फिक्स्ड मैच था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का मुश्तरका प्रोग्राम था कि नवाज शरीफ को निकालना है। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ कि 2017 में नवाज शरीफ को, अब मैं आपको एक बात करने लगा हूँ, अब मैं इंकशाफ एक करने लगा हूँ। मैंने ये बात आज तक किसी से की नहीं है। ये 2013 की बात है, गालिबन ये अगस्त सितंबर की बात, अभी हमें आए सितंबर अक्टूबर की बात होगी। तो 2 मुझे अशखास जो थे वो आज भी हयात हैं,
गैर सियासी हैं लेकिन उनका काफ़ी मेल जोल है उठना बैठना लोगों में। तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को अदलिया के ज़रिए निकाला जाएगा। ये मैं हल्फन बात करने को कुरान पाक पे तैयार हूँ। तो मैंने उस बात को कोई अहमियत नहीं दी। मैंने कहा यार अभी तो हमें 6 महीने भी नहीं हुए यार, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। उसने कहा देख लेना कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को अदलिया के ज़रिए निकाला जाएगा। उस वक़्त ना डॉन लीक्स थी, ना पनामा था, कोई वजूद नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरा ये जवाब आप भी समझ गए होंगे कि उस वक़्त नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कौन सी कुव्वतें थीं जो उनको नहीं चाहती थी कि वो टर्म पूरी करें और एक बेटे से तो आपसे तनख्वाह न लेने के जुर्म में अमेरिकी साजिश थी, मैंने कर दी ना। अमेरिकी साजिश थी नहीं, अमेरिकी साजिश मैंने, ये मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में ये नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की भी उस वक्त तक कोई हमारे से लड़ाई नहीं थी। जो मुझे कहा गया 2 लोगों ने, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को अदलिया के ज़रिए निकाला जाएगा। अब उसके अदलिया के पीछे क्या वजूहात थी ये ना उन्होंने मुझे नहीं बताई और मैंने भी उस मामले को ज़्यादा कुरेदा नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें अमेरिका की कोई साजिश को, ये हमारा लोकल ही यहाँ का कोई सिस्टम था जो कि वो लोग खाइफ थे कि नवाज़ शरीफ जौन साहब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और अगर इसको फ्री हैंड मिला तो फिर इसको निकालना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने पनामा का एक ड्रामा रचाया और जिसमें उसका नाम तक नहीं था, उसकी बुनियाद पर उकामा पर उसको बाहर निकाल किया। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ा सियासी रहनुमा कहलाने का हकदार वो है जो बंद दरवाजे खोल के रास्ता बनाने की सलाहियत रखता हो। किसी ज़माने में जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती थी तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान पॉलिटिशियंस को एक मेज़ बिठाने पे कामयाब होते थे और वो रास्ता बनाते थे। शायद मौजूदा सूरत हाल में वो एक एल्डरली रोल जो लीड करने का रोल है, बाकी सियासतदानों को एक मेज़ पे बिठाने का रोल है, वो नवाज़ शरीफ के ऊपर ज़्यादा बोझ है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनको पहल करनी चाहिए और सबको बशमूल इमरान एक मेज़ पे बिठा के रास्ता निकालना चाहिए। हर चीज़ के लिए हम या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं तो या हम चीफ़ जस्टिस की तरफ देखते हैं, जो गलत सोच ही गलत है। टू स्टार्ट विद सोच गलत है। जिन लोगों को रहनुमाई के लिए चुना जाता है ये उनका काम है कि रास्ता बनाएं भी। चांडियो साहब, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस काबिल हैं कि वो ये रास्ता बना लें? मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी दिल का काम है। काम बहुत बड़ा है, आदमी भी बहुत बड़ा करेगा, छोटा नहीं करेगा। देखें आज नसरुल्लाह खान याद आ रहे हैं ना, इनको याद आने की ख्वाहिश नहीं है कि मुतलने के बाद याद आए। इनको याद है कि हम हुकूमत में तो याद करके। क्या नवाज शरीफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं और दूसरी बात, ये 9 मई से जान नहीं छूटेगी। सर लास्ट सेगमेंट है, इसको फोकस रखते हैं। आपसे भी वलीद इकबाल साहब, क्या मौजूदा जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने कद काठ इतने बड़े हैं उनके कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए एक मेज़ पे बैठे होंगे? तो क्यों? देखें जी, देर पा जमहूरियत, ड्यूरेबल डेमोक्रेसी जो है मेरे नज़दीक वाहिद सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इस्तेकाम चाहिए, हमको अमन चाहिए और हमें फिर तीसरी लेवल नंबर पर मुआशी तरक्की। पहले 2 होंगे तो मुआशी तरक्की होगी। मैं समझता हूँ कि किरमानी साहब ने जो बात की बिल्कुल अच्छी बात की। इनके लीडर्स को इनसे मिसाल लेनी चाहिए। इन्होंने कहा जी 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको अलहदा कर दें और बाकियों को इलेक्शन लड़ने दें। तो भाई 8-10 अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार लोग हैं जो 9 मई में मुलविस थे, उनमें से इतने पकड़े गए हैं, इतने अभी भी पकड़ने हैं। तो 12.5 करोड़ वोटर हैं पाकिस्तान के। जो वोट रखता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। जिसका पास वोट है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन पूरे मुल्क से लड़ सकता है, सूबे का इलेक्शन वो लड़ सकता है। क्या वो लीडर है जो सारे सियासतदानों को एक मेज़ पे बैठा है? ये किसको करना चाहिए? नहीं, अब ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब अपने वक्त के तो थे लीडर, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से पहले भी कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ जो है, ये वक्त वो है जब वो स्टैंड लें, वो कहें। आपने पूछा था सवाल इसी तरीके का मुझे अपने, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में आया था। आपके ख्याल में नवाज शरीफ को ये काम करना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए। इमरान को दावत देनी चाहिए? मेरे ख्याल में उनको ये, इमरान खान साहब को दावत दें या ना दें, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए कि जी ये अमल जमहूरी जो है वो जमहूरी तरीके ही से होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, मेरी यार सुन लें, इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। ये इतने खौफजदा हैं, ये क्या इलेक्शन करवाएंगे? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? क्या नवाज शरीफ वो रोल अदा कर सकते हैं जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, कि सारों को एक मेज पे बिठाएं और रास्ता निकालें? नहीं करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त वाहिद मैं समझता हूँ कि एक सीनियर तरीन और सीजन हैं
और वो तो हमेशा एक सुलह और अमन की बात करते आए हैं, लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात ताल्लुक़ है, चूँकि वो केसेस में मतलूब है 9 मई के, मैंने तो इससे पहले अर्ज़ किया कि तमाम को कलेक्टिवली बैठना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि ज़रूर चाहेंगे कि इस मुल्क में जो असल मसला है महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, इनका हमें और उसके साथ शफाफ इंतखाबात भी, तो इसके लिए इंतखाबात शफाफ होंगे तो हमें रास्ता मिलेगा। चलेगा मुकाबला करने के लिए मेरे तैयार पास हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आनी साहब, वलीद इकबाल साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।